इस अकेलेपन की वजह और अंजाम जानती हैं। आज इस अध्याय का हम दूसरा पार्ट सुनने जा रहे हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार मैंने चेतावनी दी थी, फिर कह रहा हूँ, जो भी तुम्हें सबसे ऊंचे से ऊंचा उद्देश्य समझ में आता है, जिंदगी को उसमें डुबो दो, नहीं तो तत्काल और घातक अंजाम होते हैं। ऐसी राहों पर निकल पड़ते हो कि फिर वापस लौट नहीं पाते, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में। यहाँ पर लौटने की गुंजाइश बड़ी ही कम होती हैं। गलतियाँ अगर कर दी जवानी में तो उम्र भर के लिए हो जाती हैं, और सब गलतियाँ शुरू यहीं से होती हैं जहाँ पर बैठे हो आप अभी। प्रश्नकर्ता: शादी की बात कर रहे हो आप? गलती मतलब? आचार्य जी: बेटा, शादी नहीं होगी तो कुछ और होगा, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो तो समझो। क्यों कोई मुँह चुराएगा ऊंचे साहित्य से? दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचे लोग हुए हैं वह आज सिर्फ किस रूप में उपलब्ध हैं आपको? किताबों के रूप में उपलब्ध हैं। मैं आपको बोलकर गया कि आप ऊंचे से ऊंचा साहित्य पढ़ो। वह ऊंचा लिटरेचर पढ़ने का मतलब होता है उन सब लोगों के साथ बैठना जो मानवता के हीरे मोती हैं, उनकी संगति करना। अब सोचो, अगर तुमको उनकी संगति पसंद नहीं आ रही, उनमें मन नहीं लग रहा, तो निश्चित रूप से किसी और की संगति चाहिए, है ना? दिख नहीं रहा? बोलो, समझ में नहीं आ रही बात? मैं अगर आपसे कहूँ यह लिटरेचर पढ़िए और जानिए पूरी दुनिया को, दुनिया के वैज्ञानिकों को जानिए, लेखकों को जानिए, चित्रकारों को जानिए, वो सब लोग जो इतिहास से भर के जानने लायक हैं, उनकी बात को समझिए। उनको क्या कहा, कैसे वह जिए, क्या उनका दर्शन था, क्या उनका संदेश था, यह जानिए। और आप कह रहे हैं नहीं साहब, उनकी संगति में तो मुझे रुचि ही नहीं आ रही। तो मामला साफ है ना? इसका मतलब क्या है? आपको किसी और की संगति चाहिए। किसकी संगति चाहिए भाई? अब वो लोग तो देहवादी थे नहीं। उनकी बातों में गहराई और गंभीरता है। चाहे आइंस्टीन हो, चाहे रमन महर्षि हो, वहाँ आपको मनोरंजन तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ फिर अच्छा नहीं लगता। अगर वहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो सोचो कहाँ अच्छा लग रहा है। कोई ना कोई मिल ही जाएगा जल्दी ही अच्छा लगाने वाला। है सेनोरिटा, अब गए रमन महर्षि, अब कौन सा फेनमैन, कौन से आइंस्टीन, कौन से स्टोनडिगर। अब तो यही लगेगा कि चलो वीकेंड आ गया, आज एक और नई जगह घूम आते हैं। आज संडे है, पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी जानू। आप कहोगे आचार्य जी, मेरी ज़िंदगी में न कोई बॉयफ्रेंड है न कोई लड़का। आप इस कहानी को किस दिशा में खींचे लिए जा रहे हो? बेटा, मैं इस कहानी को उसी दिशा में खींचे लिए जा रहा हूँ जिस दिशा में वह कहानी लाखों सालों से बह रही है, और तुम उस कहानी का अपवाद नहीं हो सकती। तो हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में कोई लड़का ना हो, पर यह जो सारी तैयारी चल रही है, यह उसी चीज़ की चल रही है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे मन में किसी लड़के इत्यादि का अभी कोई विचार आता न हो, लेकिन निचले तल पर विचार नहीं, वृत्ति के तल पर सबकॉन्शियसली यह जो पूरी दुनिया चल रही है, यह सिर्फ उसी चीज़ की चल रही है। क्योंकि प्रकृति और कुछ चाहती नहीं एक जवान लड़की से, और तुम जो कुछ कर रही हो उसका कुल नतीजा भी वही है। तो मेरी बात को इतनी आसानी से खारिज मत कर देना कि यह तो यूं ही तुक्के मार रहे थे या बेसिर पैर की बातें कर रहे थे। मैं बेसिर पैर की बातें नहीं कर रहा हूँ। तुमको अभी सिर्फ अपना सूनापन दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा यह सूनापन क्यों है और इसे कौन भरेगा। इस सूनेपन का और कोई सबब है ही नहीं। यह जो उदासी होती है ना, ये जो सांझ ढलने की आह होती है, ये कभी किशोरों में नहीं निकलती, बच्चों में नहीं निकलती। यह जैसे ही जवानी आती है वैसे ही हो जाती है। आपको पता नहीं चलता कि आप क्यों गमगीन हो, बस यूं ही उदास हैं। वह यूं ही नहीं है उदासी, समझो। दोहरा रहा हूँ, तिहरा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत है। वह उदासी यूं ही नहीं है। वह उदासी तुमसे बस एक काम कराना चाहती है, जो लोग अकेलेपन के रोगी हैं, कि हम अकेले नहीं रह सकते। वह साफ समझ ले कि कौन है जो अकेला नहीं रह सकता, वही है अंडा। उसका तो काम ही है अकेले नहीं रहना, उसको दुकेला चाहिए। लोनलीनेस या अकेलापन का मतलब तो समझो। कह रही है मुझे अकेला नहीं रहना। अकेला नहीं रहना माने किसके साथ रहना है? रमन महर्षि के साथ तो रहना नहीं चाहती तुम। प्रश्नकर्ता: सॉल्यूशन क्या है इसके अलावा? समाधान बताइए। आचार्य जी: सॉल्यूशन तो बताया गया था, वह तुमने खारिज कर दिया।
बुढ़ा बेकार की बातें कर रहा है, फालतू में टाइम खोटा करता है। क्या क्या बताया था मैंने कहा था खेलो, मैंने कहा था अभी कैंपस में हो, इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स पर हाथ साफ करने का। अभी साल 2 साल है, किसी एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाओ। ठीक याद नहीं, अभी साल भर पुरानी बात हो गई शायद। प्रश्नकर्ता, स्पोर्ट्स की, बोर्ड की, संगीत वाद्य यंत्र की? आचार्य, हाँ, म्यूजिक बोला था और रीडिंग तो निश्चित रूप से बोला था। प्रश्नकर्ता, नहीं, वीडियोस बोले थे और एक सोशल ग्रुप से जुड़ने को बोला था। आचार्य, हाँ, एक सोशल कोज से जुड़ोगे तो बोला था, एक बड़े अभियान में शामिल हो जाओ। ये 3-4 चीज़ें बोली थी, इनमें से किसी एक में भी डूब गए होते तो काम हो जाता अब तक। प्रश्नकर्ता, जी मैं सोशल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। आचार्य, जुड़ना माने ये थोड़ी ना है कि अपना नाम लिख आए बस। प्रश्नकर्ता, नहीं, काम करते हैं। आचार्य, तो काम यदि करते होते तो समय लगता काम में, तो खाली समय कैसे है? प्रश्नकर्ता, पूरा टाइम नहीं जाता उसमें। आचार्य, तो पूरा दिन ही देना होता है बेटा। ये जो बचा लेते हो, चुरा लेते हो, उसी समय को तो भारी पड़ता है ना। खाली समय अपने आप को देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अगर तुम मधुमेह को रोगी हो, डायबिटीज़ के हो, तो तुम्हें बहुत सारी टॉफ़ियाँ मिल गई हैं, तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोलो, क्या करोगे? प्रश्नकर्ता, दूर रखेंगे। आचार्य, दूर रखोगे? कहाँ रखोगे? अपने से ही तो दूर रखोगे। पास इशारा करते हुए, वहाँ रख दी। क्या करना चाहिए? प्रश्नकर्ता, किसी को दे देनी चाहिए। आचार्य, बांट देना चाहिए ना? हाँ, तो हम डायबिटीज़ के रोगी हैं और ये जो गोलियां हैं ये समय के पल हैं, अगर इन्हें तुम खुद खा लिए तो मरोगे। ये जो पर्सनल टाइम है ना, जो पर्सनल कंजप्शन ऑफ टाइम है, समय का व्यक्तिगत उपयोग है, ये तुम्हें मार देगा, जैसे शक्कर मधुमेह को रोगी को मार देती है। समय मिले तो तत्काल उसे दूसरों में बांट दो। और दूसरों से मेरा मतलब ये नहीं कि बगल के कमरे में घुस गए और कहे कि उसको मिठाइयाँ बांटने आए हैं, टॉफ़ी। उसे किसी सार्थक काम में लगा दो। समय मिले तो उसे तत्काल किसी सार्थक काम में लगा दो। एक टॉफ़ी भी तुमने बचा ली, समय का एक पल भी अगर तुमने अपने लिए बचा लिया तो मरोगे। देयर इज़ नो हेल एक्सेप्ट पर्सनल टाइम। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम बार बार बोलते हैं थोड़ा पर्सनल टाइम मिलना चाहिए ना, थोड़ा पर्सनल टाइम मिलना चाहिए ना। करोगे क्या पर्सनल टाइम का? गौर तो करोगे, क्या करोगे? तुमको तुम्हारा पर्सनल टाइम बोलते हो, वही तो ज़िंदगी का नर्क है। सारे उपद्रव उसी से तो करते हो। आप अपनी ज़िंदगी के सब झंझटों को देखो और साफ दिखाई देगा कि वो सब के सब पैदा हुए थे तुम्हारे पर्सनल टाइम में। न होता पर्सनल टाइम, न होते इतने उपद्रव। ये सज़ा मिली है समय चुराने की, और आज 100 झंझटों से घिरे हुए हो। ये अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए कमेंट कर देना। अध्याय पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।